क्लास तो पढ़ लो। एक्चुअली तुम रोटी के चक्कर में लो लो लो, हैवी फाइन है 5,000 रुपया। छुट्टी करने वाले को, टेस्ट ना देने वाले को। हाँ ये तो पता चलेगा जब मैं लूंगा। किसके? मुझे नहीं पता, आप जानते हैं आपने क्या करना है। टेस्ट देना है और पास भी करना है, फेल नहीं। नहीं ऑनलाइन नहीं, फिजिकल। जो फिजिकल है उन्होंने फिजिकली देना है। आपने नहीं आना तो कोई नहीं, आते थे 5,000 रुपये लेते आइएगा। ईदी वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन देना है। कौन सा कॉम्पिटिशन? वेट लिफ्टिंग, उसका कोई दिखाएं सबूत। हाँ जी, उसका कोई होगा ना, कोई रजिस्ट्रेशन कराई होगी आपने, कुछ होगा। ये कैसे हो सकता है? कंपटीशन है और उसकी कोई रजिस्ट्रेशन? उन्होंने आपको एविडेंस के तौर पे कुछ नहीं दिया? शायद भी होना भी। 5,000 ये ना हो तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। 5,000 पापा को मशवरे, वो भी रूहानी पापा को। पास करना है बेटा, बंदा बंदा देखूंगा फिर फैसला करूंगा। ठीक है, मस्तियां बहुत करते हो, चलो पढ़ लें, टाइम कम है। फिर शाम को लेट हो जाते हैं, यही जैसे वो भाग गया है। अद्धी क्लास ते शाम के टाइम तो नस जाना है ते मैं कल रह जाना है। अच्छा जी, हमने क्या पढ़ना है आज? कोई क्वेश्चन दिए थे, एग्जाम्पल्स दी थी। हाँ जी की हैं। हाँ भाई, हीरो चेक कराओ आके एग्जाम्पल हैं। बबलू इधर आओ, चेक कराओ। रेलेवेंट कॉस्टिंग के एग्जाम्पल करके आए हो खुद? 4 की हैं, बाकी 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 नहीं करके आया। चलो गिनो बंदे और जाओ सारी क्लास के लिए जूस लेकर आओ। चलो, अगर तुमने क्लास पढ़नी है तो जाएं और सारी क्लास के लिए जूस लेकर आए, क्योंकि तुम काम नहीं करते, अमीर आदमी हो। तुमने आई कैब को जो पैसे खिलाने हैं सानू को, वो दुआ भी करिए तेरे वास्ते। चल निकल, शाबाश, जल्दी लेकर आ जल्दी। कल कुल कोई नहीं, चल चल बना जा, नस जा। बस ठीक है, फिर कल आई। चलो, तुम काम शाम नहीं करते और अब्बू को लेके आना है तुमने। चल। 4 सवालों के भी नहीं लाने, अब्बू लेके आने अब तुमने साथ, जूस भी। पहले सिर्फ जूस थे, बहस करने पर अब अब्बू ऐड हो गए। अच्छा जी, और किसी ने ना किया हो? मौलाना आप किधर से आए हैं आज इतने दिनों बाद? तो घर से ही आए हैं आप? चलो, हाँ जी, आप जूस लेने जा रहे हो कि कल आओगे? बात ठीक है, कोई मसला नहीं, उधार ले लो मुझसे। हेलो, लोन देने वाले लोग बहुत मौजूद हैं, क्लास पढ़नी हो सही तुमने। जी, रेलेवेंट कर लो, मैं तुमने साज़बाज़ करनी, मैंने तो कुछ नहीं। रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, जूस भी थोड़े नहीं, दूसरी क्लास से बोते ने, ओदा मूड नहीं है। कोई मसला नहीं, गुस्सा भी इंसान ही करते हैं। अच्छा जी, काम नहीं करता ना ये, और इसको समझाओ, क्यों नहीं समझाते तुम? बहुत ढिला है। आपने भी 4 ही किए हैं, आपने सारा किया है, तो इसको क्या मसला था? वो इसको समझाओ यार, इसने पास नहीं होना। इसको आई कैप से टीका लग जाना है, तो उससे बेहतर है कि सानू खुआ दे, इसकी टिड्डो दुआ करांगे। हैं?
जी बेटी आपने किया है? हाँ जी आपने सारी की हैं सारी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी आपने भाईजान कितनी सारी की हैं पहले पिछली दफा? ठीक है। कुछ पिछली अटेम्प्ट वाले भी है ना? अच्छा चलो कोई नहीं, लेकिन वो आप परेशान ना हो, हमारा मकसद आपकी खिंचाई करना नहीं, लेकिन लेकिन अच्छा आ जाए जनाब, टाइम कम है जरा। हमने एग्जाम्पल 1 हमने कर ली थी। एग्जाम्पल मैं जानबूझ के सारी एग्जाम्पल्स रीड करूंगा ताकि अगर आपने किसी भी एग्जाम्पल को मिस इंटरप्रेट किया है तुम अगर उधर ना आए तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम एमएफए में तो सही थे, इधर आके टेढ़े मेढ़े हो गए हो। सर्दियां होंगी ना। सर्दियों में तो छिपकलियां घुसती हैं। नहीं कौन? सर वो रात से जल्दी हो जाती है। रात जल्दी हो जाती है, सारे लड़कियों वाले बहाने हैं। चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात की अहमियत देते हैं, लेकिन आपकी मेहरबानी क्लास पढ़ना है। तो उसी तो शटल कॉक बनाया मैंने, कभी कोई उधरों इधर आ रहा है इधरों उधर जा रहा है ना, तानू आप चैन है ना मैनू चैन लैन दे हो हैं। सारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो और भी हैं। अच्छा यही ट्रैफिक जारी है। ये एग्जाम्पल 2 देखें, कहता है मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूं, हालांकि आपने किया है लेकिन असल में मिस इंटरप्रेट भी करते हैं लोग। हमने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट की पहचान होती है कि वो फ्यूचर की कॉस्ट होती है, कैश में पे करनी होती है, और डिसीजन की वजह से पे करनी होती है। कहता है व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मटेरियल फॉर स्पेशल जॉब ए। अजान हो जाए 1 मिनट फिर मैं बताता हूँ। अच्छा जी हम एग्जाम्पल डिस्कस करने पर नमाज के लिए जाएंगे। आज हमने पढ़ना है लेबर का रूल में। अच्छा जी देखिए वो कहता है हम कह रहे थे रेलेवेंट कॉस्ट 3 चीजें होती हैं, फ्यूचर की कॉस्ट है, कैश है और ड्यू टू डिसीजन है। कहता है कोई स्पेशल जॉब ए है उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट निकाल ली है मटेरियल की। अ फर्म हैज सम मटेरियल विच ओरिजिनली कॉस्ट 45। हैज का मतलब होता है वो पहले से मटेरियल स्टॉक में पड़ा है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है जब उसको हमने माजी में परचेज किया था उस वक्त की कॉस्ट है। तो ये जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ये
संक कॉस्ट है, माजी की है ना, पास्ट। कहता है इट हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ 12,500 बट if reworked at a cost of 7,500 it could be sold for 17,000। उसकी स्क्रैप वैल्यू 12,500 रुपए है, यानी वो रेगुलर यूज का मटेरियल नहीं है, उसकी स्क्रैप दी हुई है, स्क्रैप दी है, कोई और इस्तेमाल नहीं है, उसने लिखा हुआ है देयर इज नो अदर फोर्सिन यूज। अगर तो आप उसे सिंपल स्क्रैप करते हैं तो वो 12,500 का स्क्रैप होता है। अगर आप उसके ऊपर दोबारा कोई काम करके, रीवर्क का मतलब है दोबारा कोई काम करके 7,500 का खर्चा लगा के बेचते हैं तो वो कितने का बिक जाता है? 17,000। अब हमारा एक मटेरियल है जिसका कोई रेगुलर यूज नहीं है और वो स्क्रैप हो सकता है। अब स्क्रैप में भी दो स्क्रैप दिए हैं तो ये मल्टीपल यूजेस वाला केस हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा मटेरियल, हाँ ठीक है शुक्रिया, अगर हमारा मटेरियल स्क्रैप किया जाए, सिंपली स्क्रैप किया जाए तो वो 12,000 रुपए का बिक सकता है और 12,500 का। अगर हम उसको स्क्रैप कर दें आफ्टर रीवर्क, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, आफ्टर रीवर्किंग स्क्रैप कर दें तो कितने का बिक सकता है? 17,500, लेकिन एक्सपेंस भी होगा उस पे। तो नेट स्क्रैप आपको कितना मिलेगा? अभी बीच में मैंने स्पेशल ऑर्डर की कोई बात, दोनों में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है? हमें इसको इस पे स्क्रैप कर देना चाहिए, लेकिन अगर हम स्क्रैप करने की बजाय इफ वी यूज फॉर स्पेशल जॉब ऑर्डर को कहते हैं, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? जब आप इसे स्पेशल ऑर्डर पे यूज करेंगे तो ये जो स्क्रैप वैल्यू आप सोचे बैठे हैं ये क्या हो जाएगी? फॉरगॉन। ठीक है, ऐसे ही था। किसी बच्चे को कोई एतराज हो इस पे, कोई मसला मसाइल क्लियर है? आगे चलें, इतनी सी एक एक लाइन की एग्जांपल है, बाकी जी नेक्स्ट अगली आपने करानी है भाईजान, जरा एग्जाम्पल 3 जी पढ़े इसको जरा और बताते जाएं जी। नहीं नहीं, क्वेश्चन पढ़ें और बताएं, साथ साथ सोल्यूशन बताना है। बस एक कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना चाह रही है जिसपे दो मटेरियल लगेंगे और हर मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट अलहदा अलहदा तय होगी। कौन से दो मटेरियल है? टी और वी। जी डाटा उसके लिए क्या दिया है, अब आप पहले टी का डाटा पढ़ रही। नहीं, डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल प्राइस, डिस्पोजल कॉस्ट नहीं लिखा। क्या लिखा है इंग्लिश में? ये ध्यान से लफ्ज पढ़ना है, डिस्पोजल प्राइस और डिस्पोजल कॉस्ट दोनों में फर्क होता है। डिस्पोजल प्राइस का मतलब ये उसकी, और अगर मैं डिस्पोजल कॉस्ट लिख दूं तो वो एक्सपेंस है। लव डिस्पोजल प्राइस है ये। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? डिस्पोजल प्राइस और डिस्पोजल कॉस्ट का फर्क नहीं पता? नहीं, एक नहीं है ना, रिसीट नहीं है ना, कॉस्ट मींस पेमेंट करनी है, डिस्पोजल प्राइस स्क्रैप वैल्यू है, पैसे मिलते हैं। सेम होनी चाहिए ना, लेकिन अल्फाज की मार तो मारता है आई कैप। ठीक है, तो आप आम इंग्लिश नहीं है ना। आगे चले जी, नीचे क्या कहता है इंग्लिश में? मटीरियल टी इज रेगुलरली यूज्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल। सर डिस्पोजल प्राइस में से कॉस्ट माइनस होगी? जी बिल्कुल कॉस्ट माइनस होगी अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट दी हुई तो। ठीक है, तो कहता है टी को रेगुलरली यूज किया जाता है। जी बताएं जी क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? करंट परचेज प्राइस। तो मटेरियल टी की रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट कराएं, कैसे आएगी?
हाँ जी, ये कहते हैं 500 kg इंटू 45। अच्छा, तो 400 kg नहीं परचेज करना चाहिए। ये जो है ये रेगुलर प्रोडक्शन के लिए, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हम सारे का सारा अपने जो स्पेशल ऑर्डर है उसके लिए ओपन मार्केट से परचेज कर लेंगे। जी क्या आता है बच्चों? 22,500। मटेरियल टी के बाद मटेरियल वी के लिए पढ़ो बेटा, शाबाश। हाँ जी, 40 पर केजी। ये ओरिजिनल कॉस्ट तो हम पहले भी बताए हैं, ये माजी की होती है, संग कॉस्ट इग्नोर करना है। जी क्या लिखा है मटेरियल बी के लिए? जी क्या मतलब है इसका? इसका बिजनेस में कोई यूज नहीं है, बिजनेस में कोई यूज नहीं है। स्पेशल ऑर्डर पे तो हो सकता है, रूटीन के बिजनेस में कोई यूज, क्योंकि इसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। तो आप समझ जाएं, अगर एग्जामिनर खामोश भी है तो इसका मतलब है स्क्रैप तो ये फिर भी हो सकता है। जब भी डिस्पोजल प्राइस आ जाए, इसका मतलब है अगर उसने ना भी इंग्लिश में लिखा हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये मटेरियल ओपन मार्केट में 40 रुपए पर स्क्रैप हो सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब कितने का स्क्रैप हो सकता है और कितनी क्वांटिटी? तो रेलेवेंट कॉस्ट कैसे आएगी? जितना तो स्टॉक में पड़ा हुआ है पहले उसको यूज करेंगे। स्टॉक में से 200 kg यूज होगा और बाकी परचेज कितना करेंगे? जो तो 200 kg परचेज होगा वो 42 रुपए पर होगा, और जो स्टॉक में से यूज होगा ये बिक सकता था 40 रुपए पर। तो 40 रुपए पर केजी को कहा जाएगा स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। ये डैश है, माइनस नहीं है। स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा ख्याल है ये 8,000 आता है और ये 8400। अब आप इसका टोटल कर लेंगे जो भी आता है, 16, और ऊपर वाला भी ऐड कर देंगे ना। हाँ जी, चलें जी आगे नेक्स्ट। और इसमें को मसला मसाइल, एग्जाम्पल 4। हाँ जी, एग्जाम्पल 4 में वो क्या कहता है? कहता है एक कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रही है, उसके लिए 4000 kg मटेरियल चाहिए। ये मटेरियल रेगुलरली यूज होता है। 2500 kg लास्ट मंथ परचेज किया था, हम इस 2500 kg को नहीं छेड़ेंगे। हम तो रेगुलर यूज की वजह से सारे का सारा मार्केट से क्या करेंगे, लेकिन करंट परचेज प्राइस नहीं दी हुई सवाल में। सवाल में करंट परचेज प्राइस वो पुराने डेटे की मदद से निकालनी पड़नी है। तो पुराना डेटा नई फिगर निकालने के लिए तो यूज होगा, खुद वो रेलेवेंट पुराना डेटा संक होता है। तो उसने कहा है लास्ट मंथ हमने 2500 kg खरीदा था, और कितने पे खरीदा था? 20। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से लेकर अब तक, इसका ये मतलब होता है। सिंस लास्ट मंथ का मतलब है पिछले महीने से लेकर अब तक। हाँ जी, मटेरियल की प्राइसेस कितने परसेंट इंक्रीज हो चुकी हैं? तो पहली बात है लास्ट मंथ की प्राइस क्या थी, वो कैसे आएगी? 20,000 रुपए टोटल कॉस्ट थी कितने केजी की? तो पर केजी जो प्राइस थी वो 8 रुपीज थी, और उसमें 2.5% इंक्रीज है। तो मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, किसी चीज को 2.5% 1.025 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8.2 पर केजी। ये आपकी करंट परचेज प्राइस। तो अब हमें 4000 केजी चाहिए, 8.2 पर केजी इंटू 4000 केजी, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आती है? 3800। चले,
किसी बच्चे को कोई मसला मसाइल? चले आगे। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। मेरा ख्याल है ये भी ऐसे ही है, ये तो इसमें भी ऐसे ही है। टोटल कितने केजी चाहिए? टोटल कितने केजी चाहिए? 400 केजी स्टॉक में पड़ा है। अच्छा, रेगुलर यूज वाला है तो बात ही खत्म हो जाती है। हमें 600 केजी चाहिए और उसकी प्राइस बढ़ के राइजन 2 का मतलब होता है बढ़ के 27 रुपए पे आ चुकी है। तो 27 रुपए करंट परचेज प्राइस है, राइजन बाय नहीं है, राइजन 2 लिखा हुआ है। तो 27 रुपए इंटू 600 केजी ये होना चाहिए। ठीक है, जो भी आता है। 6th, अच्छा जी, आगे देखें जी। ये 6 और 7 कहता है क्वेश्चन में कि एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहिए। पता नहीं, मैं दवाई ट्राई करनी। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटेरियल चाहिए। कितने केजी चाहिए? कितने केजी चाहिए? 5000। स्टॉक में कितना पड़ा है? स्टॉक में कितने केजी पड़ा हुआ है? और उसका रेगुलर यूज है। तो फिर इसका मतलब है स्टॉक में पड़ा हुआ हम यूज नहीं करेंगे, नहीं कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए हम परचेज कर लेंगे। कितने में परचेज करेंगे? तो मेरा ख्याल है यहां आप करेंगे 2.10 इंटू, ये होगा बी। अगले पैराग्राफ में वो क्या कहता है? कहता है मटेरियल वाई के 200 किलोग्राम चाहिए, स्टॉक में 1500 किलोग्राम पड़े हैं जिनका कोई रेगुलर इस्तेमाल नहीं है। इनकी ओरिजिनल कॉस्ट 7200 इग्नोर होगी, स्क्रैप वैल्यू 1800 रुपए है। और नया मटेरियल वाई कितने का परचेज हो सकता है? तो अगर पहले से मटेरियल पड़ा हो, रेगुलर यूज ना हो, तो उसको आपने परचेज नहीं करना। अब इसमें हम 1500 केजी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, ऐसे ही है। वो कितनी होगी? 1800। और बाकी 500 केजी हम परचेज करेंगे एट रुपीज। तो ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी, मेरा ख्याल है 4300। जिस बच्चे को कोई मसला हो वो पूछ सकता है। आगे चले। 7वां सवाल तो उसकी डिटो कॉपी है जो पिछले हमने किए हैं। मेरा ख्याल है एक्स, एक्स में आप करेंगे शायद, मेरा ख्याल है 23 रुपए इंटू 800। ये एक्स का जवाब आ जाएगा। वाई का जवाब क्या आएगा? वाई का जवाब तो 400 यूनिट्स इंटू 12 रुपए शायद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और 200 यूनिट्स इंटू 19। मेरा ख्याल है ये ऐसे ही है। और मटेरियल जो जी का केस है, 500 में से 300 स्टॉक में पड़ा है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं, तो 300 यूनिट्स को मेरा ख्याल है 25 पे लेंगे। इसके दो यूज हैं, 25 और 20 आयरन। और 200 यूनिट्स को परचेज कर लेंगे, ऐसे ही है। तो ये आंसर आ जाएंगे जो भी आता है। ये 7 था, उसके बाद 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10। 8 में वो कहता है 500 टन चाहिए। अच्छा, ये भी रेगुलर यूज का है। ओ, 50 टन चाहिए, सॉरी। तो रेगुलर यूज का है तो आप क्या करेंगे? 210 इंटू 50 टन, ये आंसर आ जाएगा जो भी आता है। अगला भी रेगुलर यूज वाला है, अगला भी रेगुलर यूज का है ना? कितना चाहिए ऑर्डर के लिए? और उसकी इस वक्त मार्केट प्राइस 4 रुपए है, तो मेरा ख्याल है ये तो होगा 4 रुपए इंटू, तो ये 800 से आ जाएगा। अगला 5 साल पहले खरीदा था, कोई रेगुलर यूज नहीं, उसकी स्क्रैप वैल्यू दी हुई है।
तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ फॉरगॉन विल बी योर रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 50 केजी इन्वेंट्री में, लेकिन हमें मेरा ख्याल है 40 केजी चाहिए, तो 40 केजी की रेलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए। 50 की जिसने की वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन का सोल्यूशन है। अब कल हम शोर मचा रहे थे, ओए सर इतने ज्यादा सवाल, तो देख लें अब जो बच्चे शोर मचा रहे थे, मैंने कहा था आधा घंटा लगना है, तो अब आप देख लें मैंने 15 मिनट में किए हैं ये। लेकिन आपके करने में और मेरे करने में थोड़ा फर्क है, क्योंकि मैंने सवाल खुद बनाए हैं तो मुझे तो रटे हुए हैं। हाँ जी, 1000 केजी मटेरियल चाहिए आपको, और दो पॉसिबल सिचुएशन है। पहले केस में ये मटेरियल है जिसका 10,000 केजी पड़ा है और ये रेगुलर यूज का है। रिप्लेनिशमेंट प्राइस परचेज प्राइस को कहते हैं। मटेरियल ऐसा वाला जो खत्म हो जाए और नया लाना हो, ऐसे मटेरियल की प्राइस को रिप्लेनिशमेंट का मतलब करंट परचेज प्राइस है। तो 2 रुपए पर केजी इंटू 10,000 केजी नहीं चाहिए हमें, 1000 केजी चाहिए, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट है 2000। और इस सिचुएशन के अंदर और लिखना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग थी। और क्योंकि ये दो अलग सवाल है असल में, इनकी फॉर्मेटिंग में एरर है, और आना चाहिए था 1000 केजी, या तो ये हो डाटा या ये वाला नीचे वाला डाटा हो। हमें 1000 केजी चाहिए। तो उसने कहा जी कोई ऐसा मटेरियल है जो 2 साल से पड़ा हुआ है, उसका कोई रेगुलर यूज नहीं है और उसकी ये स्क्रैप वैल्यू है, तो मेरे हिसाब से इसकी 0.8 इंटू 1000 केजी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 800 रुपए। ठीक है, ये दो अलग केसेस है। आखिरी 12वां जो है उसमें आपको 50 टन चाहिए। इन्वेंट्री में 25 टन पड़ा हुआ है जिसका कोई रेगुलर इस्तेमाल नहीं है, तो 25 टन की स्क्रैप हो सकती है। 150 रुपए की स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन, और बाकी परचेज हो सकता है 210 रुपए पर टन के हिसाब से, मेरा ख्याल है। ऐसे ही है। लें जी, ये मुकम्मल हो गया। नमाज पढ़ लें, 10 मिनट में पढ़ के आ जाएं, शाबाश। फिर हम आते हैं, तो लेबर का करना है आज। लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट करनी है। हमने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कर ली और ओवरहेड्स की रेलेवेंट कॉस्ट कर ली। अब हम बात करने लगे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। तो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट, हाँ जी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर या वर्कर्स। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर या वर्कर्स। अच्छा, किसी भी इदारे में, वैसे हम किसी भी तो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं, खास तौर पर फैक्ट्री में कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनको मंथली पेमेंट की जाती है। क्या की जाती है? मंथली या एनुअल पेमेंट की जाती है। काम हो या कम हो, ज्यादा हो, उनको पूरे महीने की फिक्स पे देनी है। उनको पूरे महीने की क्या देनी होती है? फिक्स। और ये नॉर्मली वो लोग होते हैं जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, मैनेजेरियल स्टाफ होता है, जो अपने दिमाग की कमाई खाते हैं, असल में मेंटल स्किल्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स कहते हैं उनको। वैसे ऐसे तमाम एम्प्लॉय, जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं,
हम लोग अपने हाथ से मैनुअल वर्क उस लेबर के पैसे नहीं ले रहे होते। एक्चुअली हम अपनी माइंड, अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बेस पे कमा रहे होते हैं। तो किसी भी इदारे में वर्कर को पेमेंट करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो ये है कि इदारा वर्कर को मंथली या एनुअल सैलरीज दे रहा है। पे मंथली या एनुअल सैलरीज कह दे, वो ज्यादा बेहतर लग जाए, मंथली या एनुअल सैलरीज, क्योंकि सैलरीज फिक्स कॉस्ट को शो करता है ना। इदारा महीने की या साल की सैलरीज देता है और ये सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है। और ये सैलरी क्या होती है इदारे की, तो इस पे फिक्स कॉस्ट वाला रूल लगेगा। क्या रूल होगा? अगर तो वो जो करंट सैलरी होगी, करंट सैलरी वगैरह करंट पे जितनी भी है वो रेलेवेंट नहीं होगी। हाँ, अगर किसी किस्म की कोई भी एडिशनल पेमेंट की जाती है बोनस के नाम से, ओवर टाइम के नाम से, एडिशनल पेमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट होती है हमारे डिसीजन की वजह से, वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, समझ आती है बात? पेमेंट का पहला तरीका ये है, और नॉर्मली ये वो लोग हैं जो अपनी हुनर के पैसे, हाथ के हुनर के पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि इंटेलेक्चुअल दिमाग के हुनर से पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे तमाम एम्प्लॉइज जिनकी मंथली या एनुअल सैलरीज होती हैं, वो सैलरीज फिक्स कॉस्ट है। तो करंट सैलरी होगी तो बेटा जितनी करंट अमाउंट उसने कहा होगा, करंट एनुअल सैलरी या करंट मंथली, वो आपने रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे हरगिज नहीं लेनी। समझ आ रही है बात? आगे चलते हैं। उसके बाद एक वो वर्कर होते हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। किसमें काम कर रहे होते हैं? और वो अपने हाथ की मेहनत से कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गारमेंट्स बनाने की एक फैक्ट्री है, उसमें दर्जी हैं। अब मैं कहता हूँ जी जो सिलाई मशीन पे बैठे हुए दर्जी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, टेलर है, फैक्ट्री में एक नहीं होता, इस तरह हॉल होते हैं बड़े बड़े, उसमें बैठे होते हैं, लाइन है उसमें बैठे हुए, हर एक की अपनी सिलाई मशीन होती है, कंपनी ने दी होती है, उस पर वो लगे होते हैं, सीरे होते हैं। ठीक है, तो कंपनी उनसे ये कहती है कि जनाब आप जितने सूट सिएंगे एक दिन में, या जितनी जीन्स की पैंटें अगर बननी है तो जीन्स की पैंट जितनी सिएंगे, हर पैंट सीने के बदले हम आपको 200 रुपया, 250, इस तरह। यानी कंपनी उन्हें कहती है कि आपको पर यूनिट प्रोड्यूस किसके हिसाब से पैसे देंगे, उस पर यूनिट को वो कहते हैं पीस, हम आपको पीस के हिसाब से पैसे देंगे, पीस। इदारा कहता है हम आपको पर पीस पैसे देंगे। वो कहते हैं पर पीस का क्या मतलब है, तो कंपनी उन्हें कहती है आप जितने पीसेस मैन्युफैक्चर करेंगे तो पर पीस पेमेंट ले जाइएगा। समझ आ रही है? तो पेमेंट का दूसरा तरीका क्या है? पीस सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? पीस रेट, यानी वर्कर को कहा जाता है कि आपकी जो वेजेस है वो पर यूनिट होगी। हाँ जी, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यानी उसे कहा जाता है जनाब आपका वेजेस रेट पर यूनिट पे फिक्स है। मतलब पर यूनिट फिक्स तो नहीं कहते, पर यूनिट पे एग्रीड है। अब आप जितने यूनिट्स बनाते रहेंगे आपको उसकी हम क्या देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे। अब वर्कर ने जितनी तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की है वो उसकी पे तो लेगा, वो रेलेवेंट नहीं है। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आता है और वो स्पेशल ऑर्डर में 500 यूनिट बना रहा है, तो हम 500 यूनिट्स इनटू वेजेस रेट 200 रुपए है, तो वो 200 रुपए इनटू वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अगर एक स्पेशल ऑर्डर आता है जिसमें 1000 यूनिट बना के देने और हमने वर्कर के साथ एग्री किया हुआ है वेजेस रेट 200 रुपए पर यूनिट, तो सिंपल है, 200 रुपए पर यूनिट इनटू क्या होगा, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इज इट क्लियर? तो
इस केस में आपके पीस रेट सिस्टम में जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे फॉर स्पेशल ऑर्डर या जो आपका डिसीजन है तो उसके हिसाब से हम पेमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे रेलेवेंट वेजेस कॉस्ट कैसे आएगी, लेबर की वेजेस कॉस्ट रेलेवेंट कैसे आएगी, वेजेस रेट पर यूनिट जो वर्कर के साथ फिक्स किया हुआ है कि भाई हम तुम्हें 200 रुपये पर यूनिट देंगे, एक जीन्स सीने पर हम तुम्हें ये देंगे। तो जितने यूनिट्स वर्कर ने मैन्युफैक्चर किए हैं फॉर स्पेशल ऑर्डर या जो भी डिसीजन होगा, नहीं समझ आई, पता चल गया? उसने क्लियरली लिखा होगा कंपनी हैज अ पॉलिसी टू पे वेजेस रेट ऑफ 200 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। और उसने ऊपर लिखा होगा कि कंपनी को एक ऑर्डर मिलने जा रहा है, ऑर्डर में 1000 यूनिट बनाने हैं। तो अगर वर्कर की वेजेस 200 रुपए पर यूनिट है और 1000 यूनिट्स ऑर्डर में बनाने हैं तो बेटा 200 रुपए पर यूनिट इंटू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ऐसी वेजेस को क्या बोलते हैं, पीस रेट। क्या बोलते हैं? तो जो लोग लेट आए हैं, नमाज पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, अगर बाहर घूम फिर के आए तो फिट ही मुंह का, नमाज के लिए कहा था जाना है तो वो नमाज की वजह बाहर हवा खाने चले गए। अच्छा वो कहते हैं, अच्छा बेटा आपके सवाल का जवाब देते हैं, तो जब नमाज के लिए भेजा है तो नमाज पढ़ के आया करें प्लीज, ऐसे घूम फिर के ना आ जाया करें टाइम जाया करके। तो हमने अभी तक दो बातें की हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इदारे में वो तमाम लोग जो अपने दिमाग की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को यूज करके काम करते हैं तो इदारा उन्हें फिक्स सैलरीज देता है, मतलब महीने की लगी बंदी तनख्वाह देता है। तो वो जो लगी बंदी सैलरी होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है जो इदारे ने देनी है। तो करंट सैलरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी। अगर इदारा कोई एडिशनल पेमेंट करेगा ऐसे स्टाफ को, ये जो मैंने पहली सिचुएशन बताई है, तो वो एडिशनल पेमेंट ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर वो क्या होगी, रेलेवेंट होगी, ठीक है। उसके बाद वर्कर को दूसरा तरीका होता है, उसे कहा जाता है तुम जितने यूनिट बनाओगे पर यूनिट तुम्हें 200 रुपए दे देंगे, चाहे तुम जीन्स सी रहे हो चाहे तुम शलवार कमीज सी रहे हो। तो स्पेशल ऑर्डर में जितने यूनिट आते हैं मल्टीप्लाइड बाय वेजेस रेट पर यूनिट, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, तीसरा जो सबसे ज्यादा फेमस तरीका होता है वो होता है आवरली सिस्टम, आवरली रेट सिस्टम, जो ज्यादातर हम पढ़ते हैं। वर्कर से कहा जाता है तुम्हें वेजेस रेट 25 रुपए पर आवर होगी, तुम्हारी वेजेस क्या होगी, यानी आवरली रेट सिस्टम है। ये तीसरा पैटर्न होता है वेजेस को पे करने का। जी बेटा आपका सवाल था अगर डिसीजन की वजह से नया बंदा हायर करना पड़ा है तो उसकी सैलरी रेलेवेंट होगी। जी वो एडिशनल पेमेंट में आ जाएगा ना, एडिशनल पे है, बंदा नया रखा है तो एडिशनल सैलरी तो आएगी। तो मैंने तो जो लोग बाद में आए मैंने ये बताया था कि करंट सैलरी इररेलेवेंट, लेकिन जो एडिशनल पेमेंट है चाहे बोनस के नाम से दे, एडिशनल पेमेंट चाहे ओवर टाइम के नाम से दे, या एडिशनल पेमेंट किसी भी नाम से आ जाए, एडिशनल पेमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट रेलेवेंट होगी। ये मैंने कह दिया है। इज इट क्लियर, समझ आ रही है? अगले केस में ये समझ आ गया ये रेलेवेंट कैसे है, ये कि यूनिट बेस्ड पीस रेट सिस्टम है। तीसरा सिस्टम कौन सा होता है, आवरली रेट सिस्टम। आवरली रेट सिस्टम में वर्कर की वेजेस पर यूनिट रुपीज में देने की बजाय पर आवर में एक्सप्रेस होती है। इज इट क्लियर? इसके अंदर जरा सिचुएशन ज्यादा है। जब भी आवरली रेट सिस्टम होगा तो दो मेन सिचुएशंस होती हैं इसके अंदर। कितनी सिचुएशंस? दो मेन सिचुएशंस हैं। हाँ जी, वो दो मेन सिचुएशंस क्या हैं? क्या वो जो वर्कर आवरली वेजेस वाले हैं उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं? तो इसमें पहली सिचुएशन होती है कि वर्कर्स हैव स्पेयर कैपेसिटी, वर्कर्स हैव स्पेयर कैपेसिटी।
दूसरी सिचुएशन होती है वर्कर्स हैव नो स्पेयर कैपेसिटी। नो स्पेयर कैपेसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? फुली एम्प्लॉयड। जी बेटा, दो सिचुएशन होती है इसमें। पहली का क्या नाम होता है? वर्कर हैज स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी को आइडल आवर्स भी कहते हैं कि उनके पास फारिग टाइम है वर्कर के पास। आइडल तो वैसे नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन आई कैब ये स्पेयर कैपेसिटी को आइडल आवर्स भी कहता है। या वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी होगी या वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी, अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जब वर्कर को आवरली पे दी जाती है ना, आवरली उनसे कहा जाता है, तो उनका फौरन अगला सवाल होता है हमें हर हफ्ते या हर महीने में दसो कितने घंटे काम कराओगे, हमें फौरन बताएगी आप हमसे महीने में कितने घंटे काम लेंगे। तो फिर हम उन्हें कहते हैं जनाब 8 घंटे रोज की शिफ्ट होती है, महीने में कुछ तकरीबन 30 दिन तो काम नहीं होता, संडे निकाल दो को 25-26 इस तरह। हफ्ते की बात करो तो हफ्ते में 8 घंटे एक दिन के, पीर से लेकर हफ्ते तक 6 दिन है। तो हर हफ्ते हम तकरीबन आपसे कितने घंटे की काम करवाएंगे, हम आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं। आपको घंटों की टेंशन है ना, हम आपसे घंटों की कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम आपको 48 घंटे की पेमेंट करेंगे, चाहे 48 घंटे काम हो या ना हो। समझ आ रही है? हालांकि उनकी पे आवरली है, लेकिन हमने उनको थोड़ा मोटिवेट रखने के लिए, थोड़ा भाग ही ना जाए, तजर्बाकार बंदे हैं, हम उनको वीकली, महीने के नहीं वीकली, उनके साथ आवर्स की क्या कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? हमने हफ्ते में कितने घंटों की कमिटमेंट की? 8 घंटे रोजाना, तो 6 दिन। पहला वीक आया, वो 40 घंटे काम करे, 8 घंटों के पैसे ले रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है ही नहीं, काम उनका काम ही नहीं कर रहा। दूसरा हफ्ता आता है, फिर 48 घंटे की पे ले जाते हैं वो हमसे हफ्ते की, और काम 40 घंटे कर रहे हैं। इस तरह कई हफ्ते गुजर सकते हैं। तो जो ये 8-8 घंटे नहीं काम हो रहा, पैसे दे रही है कंपनी उसको ये कमिटमेंट के मुताबिक, ये जो 8 घंटे, इसको क्या कहा जाएगा? स्पेयर कैपेसिटी इनके पास। क्या है इनके पास? स्पेयर कैपेसिटी के पैसे वो हमसे ले रहे हैं एज पर आवर कमिटमेंट, बट दे आर नॉट करंटली वर्किंग इन दोज 8 आवर्स फॉर ईच वीक। हो भी सकता है किसी हफ्ते में 48 के 48 पूरे यूज हो जाए, किसी वीक में 45 यूज हो जाए, किसी में 40 यूज हो जाए, किसी में 40, किसी में 39, चलता रहता है। लेकिन कंपनी ने पेमेंट की कमिटमेंट कितने घंटों की हुई है? 48 आवर्स। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? तो अभी सवाल नहीं, स्पेयर कैपेसिटी क्या होती है कि वर्कर के पेड या कमिटमेंट के तहत जिनकी पेमेंट करनी है, वर्कर के पेमेंट आवर ज्यादा है, हमने उसके साथ जो पर वीक कमिटमेंट की हुई है उसकी पेमेंट आवर्स ज्यादा बनते हैं, और उसके जो प्रेजेंट वर्किंग आवर्स हैं, जो प्रेजेंट वर्किंग आवर्स है वो कम है। कसूर वर्कर का नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, काम ही नहीं है फैक्ट्री में इतना। ठीक है, वर्कर ने घर से थोड़ी पकड़ के काम लाना है, इदारे नहीं देने ना उसको काम। जी जनाब, समझ आ रही है बात आपको? वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी मौजूद होने का क्या मतलब है? हफ्ते में सुबह 8 से लेकर शाम बजे तक रोज 6 दिन, इतवार निकाल दो, 48 घंटे की कमिटमेंट कंपनी ने की है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, और वो काम कितने घंटे कर रहे हैं? 8 घंटे से कम हो रहा है, हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे उनके पास जो नहीं काम कर पा रहे, फारिग हैं, सिगरेट पी के चले जाते हैं, वो 8 घंटे को क्या कहा जाएगा? स्पेयर कैपेसिटी। कॉलेज मेरे साथ भी हो सकता है, कॉलेज ने मेरे साथ कमिटमेंट किया कि आपने एक सेशन में 4 बैच पढ़ाने हैं, नई बैच बना, अब मैं 4 बैच की पेमेंट लूंगा, तो वो जो एक बैच की पेमेंट मैं लूंगा,
इसका मतलब है वो स्पेयर कैपेसिटी है। वो चौक के भावें इकोनॉमिक्स ला देन मेरी, तो मैं कहूँगा वो है की किया जाए, वो कहें भाई 4 बैच पूरे करने ने कमिटमेंट। नहीं समझ आई? तो इसको कहते हैं व्हेन वर्कर हैज स्पेयर कैपेसिटी। इदारे ने तो उन्हें चौके जितने मर्जी दिल चाहे ला देना, इस्तेमाल करना ना, इदारे ने पैसे दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। व्हाट इज स्पेयर कैपेसिटी? स्पेयर कैपेसिटी में अब इदारे ने कितने पैसे दिए हैं, अब इससे अगला सवाल पैदा होता है, क्या इदारे ने पूरे पैसे देने का कमिट किया हुआ है? फुल रेट इज कमिटेड। हाँ जी, क्या है स्पेयर में? पहला केस क्या है? फुल रेट इज कमिटेड। दूसरा पार्शियल रेट इज कमिटेड। अच्छा, ये सब बताया होगा क्वेश्चन में। फुल रेट इज कमिटेड, दूसरा क्या है? पार्शियल रेट इज कमिटेड। फुल रेट इज कमिटेड, दूसरा है पार्शियल रेट। तो फुल रेट इज कमिटेड का मतलब ये होता है कि वर्कर से कहा जाता है कि आपको 48 घंटे की पे मिलेगी और 100 रुपया पर आवर आपका रेट है। कितने रुपए पर आवर आपका रेट है? आपको 100 रुपये ही मिलेगा, चाहे फारिग हैं चाहे आप काम कर रहे हैं। हफ्ते में आपको 100 रुपये पर आवर का रेट मिलेगा और कितने घंटों की कमिटमेंट है हफ्ते में? 48। अब मैं यहाँ आपके सामने एक मिसाल दे रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ जाएगी। रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल जेन में रखना है। तो मैं यहाँ फुल रेट इस कमिटेड वाले केस को बता रहा हूँ एक मिसाल के जरिए। मसलन इदारे ने क्या वेजेस रेट कमिट किया हुआ है? मैंने अभी बोला है वेजेस रेट कितना कमिट किया है? 100 रुपए। अच्छा जी, इदारे ने घंटे वीक में कितने कमिट किए हैं कि इदारा पेमेंट कितने घंटों की करेगा? 48 आवर्स की पेमेंट करेगा। और प्रेजेंटली मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर वर्कर जो है वो प्रेजेंटली कितने घंटे काम कर रहा है? प्रेजेंटली वो 40 आवर्स वर्किंग कर रहा है और उसके पास स्पेयर आवर्स कितने हर वीक में? अगर मैं आपसे कहूं एज पर द कंपनी कमिटमेंट, कंपनी उसको वीकली कितनी वेजेस पे कर रही होगी एज पर कमिटमेंट? कोई समेशन वो नहीं है, मतलब कोई स्पेशल ऑर्डर वगैरह भी कुछ नहीं, एज पर कमिटमेंट कंपनी उसको कितनी करंट पेमेंट कर रही होगी? तो कंपनी ने कमिटमेंट की हुई थी 100 रुपए पर आवर की। कितने रुपए की? जो वो 40 घंटे काम कर रहा है, वर्किंग आ रहा है, उसके भी पैसे कंपनी ने दिए होंगे। मैं जरा लहदा निकाल के दिखा रहा हूँ। 400 बनता है, कितना? 4000 बनता है। और जो उसका स्पेयर टाइम है, कंपनी उसमें भी 100 रुपए का रेट पे कर रही है। कितने बन गए? तो कंपनी करंटली उसको जो वेजेस पे कर रही होगी करंटली 4800। क्लियर है सबको? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 8 हर हफ्ते ऐसे ही हो रहा है। एक हफ्ते में 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आ गया। कितने घंटे का? 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आ गया है, ना कम आया है ना। उस 8 घंटे के पैसे भी कंपनी ने पहले पूरे दिए हुए हैं। अब मुझे बताएं कंपनी फ्यूचर में इस ऑर्डर की वजह से कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेगी? इस ऑर्डर की वजह से कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करेगी? कितने पे करेगी इस वर्कर को जिसको पहले ही 8 घंटों के पैसे ज्यादा दिए हुए हैं, इजाफी काम नहीं है, फिर भी उसको 8 रुपए पर आवर के हिसाब से 8 रुपए कह रहा हूँ, 100 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे दिए हुए, यानी हर हफ्ते कंपनी 8 घंटे के पैसे दे रही है एक्स्ट्रा। ये जो करंट हफ्ता आया उसमें ऑर्डर आ गया
8 घंटे का ऑर्डर आ गया है, तो मुझे बताएं अब उस 8 घंटे के ऑर्डर की वजह से क्या आप कोई और एक्स्ट्रा पैसे देंगे उसको 4800 से ऊपर के? नहीं, क्यों नहीं देंगे? वो हर हफ्ते 800 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है काम ना होने की वजह से। एक हफ्ते में अगर काम निकल आएगा तो इदारा उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, उसे कहेगा भाईजान हर हफ्ते तो आप एक्स्ट्रा घर लेके जा रहे हैं, एक हफ्ते में काम निकल आया तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया, चुप करके काम करो। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उस वर्कर को नहीं की जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? पैसे तो वो पूरे लेके जा रहा है। या तो होता ना वो कम ले रहा होता, कोई नुकसान हो रहा होता तो काम आता तो वो कहता भाई मेरे पैसे दो, बाकी बाकी भी दो। वो कोई पैसे कम नहीं ले रहा, पूरे पैसे विड्रॉ कर रहा है और कंपनी उसको पूरे दे रही है। अगर फारिग टाइम में कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो कंपनी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की हकदार नहीं है। तो क्या कंपनी कोई पेमेंट करेगी? तो जवाब आएगा नो एक्स्ट्रा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पूरे पैसे पहले दे रहे हैं फाइनल कमिटमेंट के हिसाब नाल। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी इस केस में? जब भी एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं की जा रही तो रेलेवेंट कॉस्ट निल बनेगी। निल, निल का मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जाएगी, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं की जाएगी। अगली सिचुएशन भी इससे मिलती जुलती है। अगली के ऊपर मैंने क्या हेडिंग दी हुई है? पार्शियल। पार्शियल कहते हैं कुछ हिस्से को। पार्शियल किसे कहते हैं? कुछ हिस्से को। पार्शियल रेट इज कमिटेड। पार्शियल रेट इज, पार्शियल किसे कहते हैं? कुछ हिस्सा। कंपनी कहती है अगर तो काम हुआ तो पूरा रेट दूंगी, और अगर काम ना हुआ तो तुम्हें तुम्हारे नॉर्मल रेट का 60% दूंगी। कंपनी पॉलिसी अनाउंस कर देती है वर्किंग टाइम में पूरा 100 रुपया, फारिग टाइम में 60% ऑफ द नॉर्मल रेट तुम्हें मिलेगा। कमिटमेंट हमारी 40% नहीं, हमने पूरे नहीं देने, हम पैसे ऐसे भी बचाने पाए। फारिग टाइम में कंपनी कितने देती है? 60% ऑफ द नॉर्मल रेट। ये लिखा होगा क्वेश्चन में, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू पे 60% ऑफ द नॉर्मल रेट इन स्पेयर आवर्स। ये इस तरह इंग्लिश लिखी होगी। तो पार्शियल रेट है। अब यही सवाल है, अब मैं पार्शियल रेट के केस में आपको जरा ये इसी एग्जांपल को मैं छाप लेता हूँ। बस मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। ये जो, क्योंकि मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, अपना टाइम बचाना चाह रहा हूँ। ये लें, कौन सा केस बताना चाह रहा हूँ? पार्शियल रेट इज कमिटेड। कंपनी कहती है 100 रुपए पर रेट है नॉर्मल, फ्री अगर 6 ऑफ नॉर्मल रेट इन स्पेयर आवर्स। हाँ जी, ले जी। बस अब मुझे बताएं इस केस में, अब आपने मुझे बताना है कि कंपनी कितनी पे दे रही होगी प्रेजेंटली, करंटली कितनी पे दे रही होगी अगर ये सिचुएशन हो। 48 में से 40 घंटे वो काम कर रहा है हर हफ्ते, 8 घंटे वो वर्कर फारिग था। हर हफ्ते ऐसे ही चल रहा है, अभी कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं आया। हर हफ्ते कंपनी कितनी पेमेंट कर रही होगी? कितने घंटे वो काम कर रहा है? 40 आवर्स काम कर रहा है, तो 40 घंटे के तो कंपनी पूरे पैसे देगी। और जो उसका स्पेयर टाइम है उसमें कंपनी की पॉलिसी क्या है जी? अब कि 100 रुपए पर आवर पूरा नहीं दिया जाएगा, बल्कि 60% रेट दिया जाएगा। मेरा ख्याल है 60 रुपए बनते हैं, 60 × 8 480। अब कंपनी हर हफ्ते उसको करंटली
करंटली जो पे कर रही होगी वो 4480 कंपनी ने पैसे रोक लिए, उसके नहीं दिए। हो सकता है रख के चला गया जो, उसने क्या स्टार्ट कर ले जी। हो सकते हैं, मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ हर हफ्ते 8 घंटे ही है इस पे, समझाना चाह रहा हूँ ना, हर हफ्ते 8 घंटे। अब मुझे बताओ, अगर 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो कंपनी कितने एक्स्ट्रा पेमेंट फ्यूचर में कैश में करेगी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी टोटल कितने पैसे एक्स्ट्रा देगी अगर 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आ जाए? 320 देगी। क्यों? 60 नहीं देगी? 60 क्यों नहीं दे रही? ये कह रहे हैं 8 घंटे के 40 रुपए और देगी कंपनी। कंपनी 60 रुपए देगी कि और 40 रुपए देगी? एक्चुअली कंपनी इस केस में अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए 8 घंटे का, तो कंपनी कहती है क्योंकि अब आपके एक हफ्ते में ये 8 घंटे बेकार नहीं रहे, ये यूटिलाइज हो गए हैं, तो 60% तो हमने एज पर द कमिटमेंट पहले दे दिया आपको, बाकी 40% का भी आपका हक क्रिएट हो गया है। नाउ यू कैन टेक रिमेनिंग 40%। कितने परसेंट? 100% देने हैं उन्होंने पैसे, 60 पहले देता है तो 40% अब देना है। तो अब कंपनी को पता है कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उस हफ्ते में जब ये ऑर्डर आएगा? 8 घंटे इंटू 100 रुपए पर आवर इंटू 40%, तो कितने पैसे और देने पड़ेंगे? और ये 320 रुपए स्पेशल ऑर्डर की वजह से देने पड़ेंगे। अगर स्पेशल ऑर्डर ना आए तो नहीं देने पड़ेंगे, स्पेशल ऑर्डर आया है उसकी वजह से फ्यूचर में देने पड़ेंगे, कैश में देने पड़ेंगे और ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो ये 320 रुपए जो दे रहे हैं या ये जो रिमेनिंग रेट दे रहे हैं ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अब ये रिमेनिंग कहाँ से निकला? 100% रेट में से जो 60% दे चुके हैं आप पहले, बाकी कितना बच गया? रिमेनिंग इस तरह निकालते हैं, 100% माइनस जो ऑलरेडी पेड है 60%। अगर 70% दिया हो पहले, कमिटमेंट 70 की हो, तो 100% में से 70 तो फारिग टाइम में पहले ही देने की कमिटमेंट है, तो रिमेनिंग कितना रह गया? तो इस केस में जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी? अगर वर्कर के साथ पार्शियल रेट कमिट किया हुआ है तो पार्शियल रेट के केस में जितना पहले दे चुके हैं वो रेलेवेंट नहीं है, रिमेनिंग रेट रेलेवेंट है। रिमेनिंग समझ रहे हैं? मेरे वाले केस में रिमेनिंग कितना बचता है? ये 40% जो है ये रिमेनिंग है, 100 इंटू 40%। ठीक है? ये समझाने के लिए एग्जांपल है, ये आपने ये एग्जांपल रट्टा नहीं लगानी, आपने तो ये याद रखना है। अभी तक की जो समरी है, अभी तक की क्या समरी है? लेबर में जरा पलंदा ज्यादा है। अभी तक की समरी ये है कि अगर कोई मैनेजेरियल स्टाफ है जिसको आप करंट सैलरी देते हैं, सैलरीज, तो सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है, सैलरी करंट सैलरी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई एडिशनल पेमेंट होगी मंथली या एनुअल वो रेलेवेंट होगी ऐसे स्टाफ की जो मैनेजेरियल होगा। दूसरा पेमेंट का तरीका होता है कि वर्कर को पेमेंट की जा रही है मंथली बेसिस पे नहीं बल्कि पर यूनिट बेसिस पे, तो जितना स्पेशल ऑर्डर में यूनिट बनाओगे सारी अमाउंट रेलेवेंट होगी उसकी। तीसरा पेमेंट का तरीका क्या है कि हम वर्कर को घंटों के हिसाब से वेजेस पे करते हैं, पर आवर वेजेस होती है। उस केस में अब देखा जाता है क्या वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है या वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। ठीक है? तो अगर वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है तो देखा जाता है फुल रेट कमिट किया हुआ है, पार्शियल रेट कमिट किया हुआ है। फुल रेट में कुछ नहीं पैसे देने हैं, पार्शियल रेट में आपने जितने नहीं दिए थे वो अब देने पड़ेंगे। आखिरी सिचुएशन इसकी स्पेयर कैपेसिटी की आखिरी। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक आती है ना बताए तो पहली वाली चलेगी, बाय डिफॉल्ट पहली वाली है। साइलेंट होना तो पहली वाली बाय डिफॉल्ट है।
तो ये सिचुएशन हमें सवाल पढ़ के पता चलेगी, और बाज़ दफ़ा इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं होगी, ना हो तो फिर हम जर्नल अपना वो रूल लगाएंगे, फ्यूचर की कॉस्ट कैश में और ड्यू टू डिसीजन। हाँ जी, आखिरी रूल क्या है इसका? फुल रेट इज कमिटेड इन स्पेयर आवर्स। एंड टेम्परेरी यूज, टेम्परेरी अदर यूज। full rate is committed and temporary other use। क्या नाम है सिचुएशन का? full rate is committed in spare hours and temporary other use। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, टेम्परेरी अदर यूज, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। नहीं लूंगा इसमें, सिंपल स्टोरी में आपको बता रहा हूं। मिसाल के तौर पर हमारे वर्कर्स हैं, इनके साथ हमने क्या कमिट किया हुआ है? फुल रेट कमिट किया हुआ है कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे 48 घंटों के। और ये हर हफ्ते कितने घंटे काम कर रहे हैं? 40 घंटे काम हो रहा है, और इनके पास स्पेयर टाइम कितने? 8 आवर्स स्पेयर है। कंपनी इन्हें कहती है कि आपने कोई अदर काम है, अपना काम है ही नहीं इनका, आपने कोई अदर टास्क है, वहां पे बंदों की बड़ी शॉर्टेज है, पैसे तो आप पूरे ले ही रहे हैं, जो अदर टास्क है ना वह बंदों की शॉर्टेज है, तो आपने टेम्परेरी जाके कल से या अगले हर हफ्ते में, 2-3 हफ्ते गुजर गए ना, तो मैनेजर को आया ये तो फारिग बैठे रहते हैं, तो कंपनी कहती है कि आपने अदर टास्क पे जाके ये जो 8 घंटे है ना ये वहां पे लगाने हैं, ताकि वहां पे वर्कर की शॉर्टेज को कवर किया है। यानी अदर टास्क के लिए बंदों की क्या है? शॉर्टेज है। वहां अदर टास्क के लिए बंदे कौन जा रहे हैं? ये वाले बंदे जा रहे हैं जो क्या मौजूद हैं? स्पेयर मौजूद हैं, और कमिटमेंट के मुताबिक ये पैसे भी पूरे ले रहे हैं। काम कितने घंटे कर रहे हैं? फारिग कितने टाइम है? वो 8 घंटे फारिग नहीं रहेंगे अब। क्यों नहीं रहेंगे? कंपनी कहती है आप अदर टास्क पे जाके काम करें। अभी मैंने स्पेशल ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं बताया आपको, ठीक है? समझ आती है? तो ये हर हफ्ते जा रहे हैं वहां बैठ के, वहां काम कर आते हैं, बट ठीक है अपना टाइम गुजार रहे हैं। एक अब क्या आता है, स्पेशल ऑर्डर आ जाता है 8 घंटे का, एक वीक में कितने घंटे का? तो मैनेजमेंट ये कहती है जनाब अब आपने इस हफ्ते उधर नहीं जाना, इस हफ्ते आपने उधर नहीं जाना, आपने 8 घंटे का काम अपना किस पे करना है? स्पेशल ऑर्डर पे, क्योंकि आपका अपना काम निकल आया है। नहीं समझ आ रही? हमारे वर्कर स्पेयर है, किसी अदर टास्क पे जाके टेम्परेरीली काम कर रहे हैं, जब स्पेशल ऑर्डर आता है उनका अपना काम आता है तो वो अपना काम करेंगे, टेम्परेरी काम। उधर इदारे को मजबूरन शॉर्टेज को पूरा करने के लिए मार्केट से क्या करने पड़ते हैं? मजबूरन मार्केट से नए बंदे रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये जा रहे थे हर हफ्ते, तो जा रहे थे, बीच में एक हफ्ता गायब होंगे तो उधर काम तो नहीं, काम रुकेगा ना, रुकावट पैदा होगी। हाँ जी बताएं जी, अब मुझे सिचुएशन समझ आई है? ये वाले वर्कर्स को इजाफी पैसे कोई नहीं दे रहे, उनको 48 घंटे के पैसे दे रहे थे, 40 घंटे वो काम कर रहे थे, 8 घंटे फारिग थे, पैसे पूरे ले रहे थे। फिर हमने उनको अदर टास्क पे लगाया, जब अब स्पेशल ऑर्डर आएगा तो वो अदर टास्क पे नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से अदर टास्क के लिए बंदे कहां से हायर करने पड़ेंगे? मार्केट से। इनका रेट फॉर एग्जांपल 100 रुपए पर आवर है, और मार्केट से जो नए बंदे आ रहे हैं वो फॉर एग्जांपल 80 रुपए पर आवर वाले आ रहे हैं,
जो इनसे तजर्बे में थोड़े हल्के हैं। अब मुझे बताएं जी, स्पेशल ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? 80 पर आवर, लेकिन वो तो स्पेशल ऑर्डर पे यूज ही नहीं हो रहे बंदे। स्पेशल ऑर्डर पे तो वो आ ही नहीं रहे, वो तो इस्तेमाल ही अदर उस पे हो रहे हैं, क्या नाम है। हाँ जी, हमने कहा था कोई भी ऐसी कॉस्ट जो फ्यूचर में हो, कैश में हो और ड्यू टू स्पेशल ऑर्डर या डिसीजन हो, वो सारी कॉस्ट रेलेवेंट है। तो ये जो नए बंदे आ रहे हैं, ऑल्दो ये स्पेशल ऑर्डर पे यूज, लेकिन स्पेशल ऑर्डर की वजह से ये उधर जाके टेम्परेरी काम नहीं ना कर सके ये वाले बंदे, जिस वजह से आपको मजबूरन नए बंदे रखने पड़े अदर टास्क के लिए। वो नए बंदे किस रेट पर आ रहे हैं? तो अब आप जब रेलेवेंट कॉस्ट काउंट करेंगे ना, तो ये जो 48 घंटों के 100 रुपए दे रहे हैं, ये रेलेवेंट नहीं है, ये तो कमिटेड कॉस्ट है। वो जो इजाफी देने पड़ेंगे ना नए बंदों के, 80 रुपए पर आवर इंटू 8 घंटे, कितने बनते हैं, ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी इदारे की। समझ आ रही है? तो रूल क्या बना? रूल क्या है? अगर हमारे वर्कर के पास स्पेयर कैपेसिटी है और वो टेम्परेरीली किसी और की जगह यूज हो सकते हैं, हम उनको स्पेशल ऑर्डर की वजह से जब वहां यूज नहीं करेंगे अदर टास्क पे, तो नए बंदे रखने पड़ेंगे, तो नए अदर वर्कर की हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट होगी। लिखें जी, हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स रेलेवेंट होगी। इनको हायर नहीं कर रहे, इनको तो बस अपनी जगह काम करा रहे हैं, नए बंदे किसी और टास्क के लिए रखेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है कि नहीं? ठीक। आखिरी सिचुएशन बस अब ये है, वर्कर के पास फारिग टाइम नहीं है, इधर आ जाए। ये सिंपल है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है, इसमें सारों का रूल तकरीबन सेम ही है। वर्कर के पास फारिग टाइम, इसका क्या मतलब है? 48 घंटे की वीकली पेमेंट की कमिटमेंट आपने की हुई है, और काम भी वो बड़े आराम से 48 घंटे का कर रहे हैं। हर हफ्ते कितने घंटे का काम कर रहे हैं, पैसे कितने ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशल ऑर्डर 8 घंटे का आ जाता है। अब आप कहते हो यार 48 बंदे थे पूरे काम कर रहे थे, फारिगी कोई नहीं है, अब क्या करें? इसको कहते हैं वर्कर हैज नो स्पेयर कैपेसिटी, क्योंकि वो 48 घंटे काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बिल्कुल पैक टू पैक चल रहे हैं। अब आपको अगर 8 घंटे का स्पेशल ऑर्डर आता है किसी हफ्ते, तो फिर आपको प्लान करना है, आपको बंदों को कहीं से अरेंज करना है। तो उसको अरेंज करने के 3 तरीके हैं। अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3। तीनों तरीकों में से जहां कॉस्ट कम पड़ेगी, तीनों में कॉस्ट आ रही होगी, हम उन तीनों में से जहां कॉस्ट कम पड़ेगी हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो तरीका नंबर 1 क्या है कि आप नई हायरिंग कर लें। क्या कर लें? पुरानों को ना छेड़े, स्पेशल ऑर्डर के लिए न्यू हायरिंग कर लें। स्पेशल ऑर्डर के लिए क्या कर लें? न्यू हायरिंग। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू वर्कर्स। मसलन मैं मिसाल देता हूं, हमारे 400 वर्कर पहले काम कर रहे हैं और पैक टू पैक काम कर रहे हैं। स्पेशल ऑर्डर आता है, उनके पास 400 वर्कर के पास टाइम नहीं है, तो हम 50 वर्कर और हायर कर लेते हैं ताकि वो स्पेशल ऑर्डर परफॉर्म कर सकें। तो वो जो 50 वर्कर हम और हायर करेंगे, उनकी रेलेवेंट कॉस्ट, उनकी जो वेजेस होगी, हायरिंग कॉस्ट, वो रेलेवेंट होगी। ठीक है, समझ आती है? दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? हायरिंग के अलावा आप सारे तरीकों को चेक करेंगे पहले। याद रखिएगा, कंपनी पाबंद नहीं है हर मेथड पे, कंपनी इन सारे तरीकों को कंपेयर करेगी पहले कि सस्ता कितने पैदा है बंदा। तो तरीका नंबर 2, कंपनी के पास क्या होता है कि नए बंदे हायर करने के साथ साथ अगर कंपैरिजन में वो ये देख लें कि हम अपने पुराने वर्कर से ही शाम को काम करा लें, ओवर टाइम, संडे पे काम करा लें, संडे वाले दिन करा लें,
शाम को करा ले। आम दिन कितने बजे शुरू होता है? 8 बजे शुरू होता है। 8 से 4 नहीं, 5 तब होता है जब 9 बजे शुरू हो, या 8 से 4 का काम होता है। फैक्ट्री में वैसे 8 बजे ही होता है। ये हमारे ऑफिसेज होते हैं 9 बजे, जहाँ फैक्ट्रियां फुक्ट्रियां चलती है ना, वहाँ 8 बजे ही होता है, 8 से 4, ताकि रोशनी का इस्तेमाल किया जाए, दिन की रोशनी। ठीक है। क्या टाइम होता है फैक्ट्री में काम का? 8 टू, वो ओवर टाइम नहीं है, वो नॉर्मल, ठीक है। वो जो रोजाना के 8 घंटे नहीं मैं गिन रहा था, 8 घंटे मंडे, 8 घंटे ट्यूसडे, ओवर टाइम 8 से 4 में नहीं होगा। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, ये शाम को ओवर टाइम होगा। तो ओवर टाइम वर्किंग कब होती है? शाम को होती है, संडे पे होती है, छुट्टियों पे होती है, वीकेंड्स पे है। समझ आ रही है बात आपको? जब वर्कर ओवर टाइम काम करता है, हाँ जी, जब वर्कर ओवर टाइम काम करता है तो वो अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपने बच्चों को, अपनी अपनी फैमिली के टाइम में से आपको टाइम दे रहा है। इसीलिए सारी दुनिया में ये असूल पाया जाता है ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे, कि अगर कोई वर्कर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक काम किया, वो तो चलो उसने करना था। जब आप शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक उससे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सेक्रीफाइस करके आपको दे रहा है टाइम। अब आपको उसको ज्यादा रेट से कंपनसेट, सुबह का रेट अगर 100 रुपए पर आवर चल रहा था ना, तो शाम को कंपनी 180 रुपए पर आवर देगी, 200 रुपए पर आवर देगी, 300 रुपए पर आवर देगी, इस तरह। समझ आ रही है? तो शाम को जो रेट पे किया जाता है उसको ओवर टाइम पे कहते हैं। शाम का जो रेट होता है उसको क्या कहते हैं? ओवर टाइम पे का रेट, वो रेलेवेंट होगा। अब ये ओवर टाइम का पे रेट निकलता कैसे है? सुबह अगर रेट 100 रुपए पर आवर चल रहा था, तो शाम का रेट कैलकुलेट करने के लिए 100 रुपए जमा 80 रुपए एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, ताकि वर्कर के अंदर ये लालच रहे कि मैं काम करना है ओवर टाइम। लालच भी तो देना है ना उसको, नहीं तो अगर आप उसे कहें सुबह भी तुम्हें 100 रुपए पर आवर मिल रहा था, चलो अभी भी 100 रुपए लो, कहना रखो अपना ओवर टाइम, मैं चलाएं कार, मेरी बुढ़ी ने पकाया है वो देसी घ्यो वाले साग, ते मैं तो खान चलना, तुसी अपने कोल ही रखो। नहीं समझ आई? अगर आप उसे कहेंगे सुबह 100 रुपए पर आवर है, फाइन, 200 रुपए पर आवर ले लो शाम को, फिर वो कहेगा ठीक है बेगम साहिबा, साग रखो कोई नहीं, हल्की आंच पे रखो, मैं आ रहा हूँ। तो ओवर टाइम की पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इदारे के लिए महंगा ही होता है जी, बिल्कुल महंगा होता है, लेकिन कई दफा बाजार वाली हायरिंग ज्यादा महंगी होती है। हो सकता है जेडी सस्ती होगी, करना असी वही है, अभी ये कंपैरिजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ओवर टाइम की पे कैसे निकालते हैं? जो सुबह वाला नॉर्मल रेट होता है, नॉर्मल बेसिक रेट सुबह वाला होता है, वो वाला बेसिक रेट उसे कहते हैं। बेसिक रेट पर आवर भी देना है शाम को, जितना सुबह के बराबर होता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी देना है। उस एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? ओवर टाइम प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसको? सुबह 100 रुपए पर आवर का रेट है, शाम को कंपनी कहती है 180 रुपए पर आवर का रेट है। कितना है? उस 180 में ना 2 पेमेंट्स हो रही हैं शाम को। 100 रुपए तो सुबह जितना रेट दे रहे हैं, सुबह वाले पैसे नहीं है, शाम के और पैसे हैं, लेकिन 100 रुपए सुबह के बराबर है, और 80 रुपए जो एक्स्ट्रा दे दिए जा रहे हैं शाम को, उसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो इसका मतलब है शाम को हमेशा कंपनी ओवर टाइम में प्रीमियम रेट ही देगी, पैसे बहुत ही देने ने, घट नहीं देने। अगर सुबह 100 रुपए दे रहे हैं और शाम को आप सिर्फ 80 रुपए दे रहे हैं, तो आप बेवकूफ है। किसी ने नहीं माननी आपकी ओवर टाइम की, लोगों ने स्ट्राइक कर देनी है कि पागल लोगों ने, देखो। और अगर आप सुबह 100 रुपए दे रहे हैं, शाम को 180 रुपए दे रहे हैं, तो शाम के 180 सुबह वाले पैसों के अलावा होंगे, उसका हिस्सा नहीं है ये। पता नहीं कुछ बच्चे समझते हैं सुबह वाले तो दे दिए 100, शाम को 100 क्यों दें? तो वो बच्चे थोड़े समझ नहीं पा रहे ओवर टाइम का मैकेनिज्म।
ठीक है, यानी मेरी रोज की पे कितनी बनेगी, 8 से 4 बजे तक 100 का रेट है, इंटू 8 घंटे 800 रुपए। शाम को 4 से 6 में क्या है, ओवर टाइम, ये नॉर्मल टाइम होता है। ओवर टाइम में कंपनी पे कर रही है 180 रुपए 2 घंटे के। तो मेरी उस दिन की पे ये बनेगी, समझ आई। सुबह वाले पैसे अलग है, शाम वाले पैसे अलग है, और ये स्पेशल ऑर्डर की वजह से देने पड़ रहे हैं कंपनी को, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी पूरी। तीसरा तरीका होता है, आप वर्कर से कहते हैं तुम ओवर टाइम काम नहीं करना चाहते, नए बंदे भी नहीं आप रखना चाह रहे। तीसरा होता है, उसे कहते हैं अच्छा जो पुराना काम कर रहे हो ना उसको छोड़ दो, जो तुम पहले काम कर रहे हो ना सुबह 8 से 4 के दरमियान उसको छोड़ दो, बस बाकी नेक्स्ट टाइम। क्या नाम है उसका, ट्रांसफर। ये तीसरा होता है। लेबर की सारी एग्जांपल कर लेना, जहां ये ट्रांसफर वाला आएगा किताब से देख के खुद करना है आपने, ये आपने खुद करना है, ठीक है। क्या करना है, मसला आएगा कल बताऊंगा। आपकी कौन सी, हाँ क्लास टाइम में टेस्ट है, क्लास टाइम में टेस्ट है, बिल्कुल इसी क्लास के टाइम, आगे पीछे नहीं करना। बस जा रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, नमाज के लिए छोड़ रहे हैं, अजान हो रही ना, हाँ ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। बाकी अब कल, कल रिकॉर्डिंग शायद मिल जाए, फिजिकल वो क्लास नहीं होगी, मतलब लाइव क्लास नहीं होगी, वो भी ऑफ ऑप्शनल है, फिक्स नहीं है, पता नहीं हो कि ना हो।